गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है और साथ ही साथ इसमें काफ़ी कैलकुलेशन भी है, तो ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से। फिगर शोज एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर joined to a steel wire of length 80 सेंटीमीटर and stretched between two fixed support। तो ये जो सपोर्ट है दोनों कैसा है, फिक्स है पहला। और ये वाला जो वायर है वो स्टील का है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर। ये वाला वायर एल्यूमिनियम का है और लेंथ है 60 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया हुआ है, द टेंशन प्रोड्यूस्ड इज़ 40 न्यूटन। अब वो जो टेंशन है वो दोनों वायर में 40 न्यूटन दी हुई है। दो वायर में अलग अलग टेंशन नहीं हो सकती क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। दोनों वायर कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो टेंशन दोनों वायर में बराबर है 40 न्यूटन। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 40, T इज इक्वल टू 40 फॉर बोथ द वायर्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील वायर इज 1 mm स्क्वायर। तो स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ द एल्यूमिनियम वायर इज 3 mm स्क्वायर। तो ये रहा। What could be the minimum frequency of a tuning fork which can produce standing waves in the system? मतलब बोला है कि एक ट्यूनिंग फोक हो जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव पैदा हो दोनों वायर में, है ना। और साथ ही साथ ये जो बीच वाला पॉइंट है, देखो यहाँ क्या लिखा है, विद द जॉइंट एज अ नोट। ये वाला जो पॉइंट है वो नोट की तरह बिहेव करे, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, और आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया 2.6 ग्राम पर सीसी। एंड दैट ऑफ स्टील 7.8। तो ये आ गया। ठीक है, यूनिट्स का ख्याल रखना है यहाँ पर। ये एरिया और डेंसिटी ऐसा यूनिट में नहीं दी हुई है। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। वो ये है कि अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी ऑफ वायर, तो वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा मास अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, अब अगर इस मास अपॉन लेंथ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी होती है। तो ये क्या आ गया, लीनियर मास डेंसिटी अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो म्यू बाय ए इज इक्वल टू क्या आ गया, डेंसिटी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, डी इंटू ए। ये रिलेशन आप लोग को याद भी हो तो कोई बुराई नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है अगर ये रिलेशन डायरेक्टली याद हो। तो ये चीज़ करने में जितना हमारा समय व्यर्थ हुआ, एग्ज़ाम में ये समय बच जाएगा, है ना। तो लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डेंसिटी इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस चीज़ को याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई स्टील वायर में और एल्यूमिनियम वायर में स्टैंडिंग वेव पैदा होगी। एक ही ट्यूनिंग फोक यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों वायर पे सेम फ्रीक्वेंसी की स्टैंडिंग वेव बनेगी। पर हमें ये नहीं पता कि कौन सा हार्मोनिक इसमें बनने वाला है और कौन सा हार्मोनिक इसमें बनने वाला है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसा मान लेता हूँ कि इसमें nth हार्मोनिक बन रहा है और इसमें mth हार्मोनिक बन रहा है, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये सब को मिटाता हूँ मैं, बस एक रिलेशन अपने को याद रखना है कि म्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी, है ना। ये काम आएगा अपने। अभी देखो भाई, अब ये वाला जो पॉइंट है ना वो नोट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और ये वाला एंड कैसा है, फिक्स्ड एंड है। इसका मतलब ये जो स्टील वायर हो गया वो कैसा केस हो गया उसके वाइब्रेशन का, वायर फिक्स्ड एट बोथ दी एंड्स। जब ऐसा होता है तो nth हार्मोनिक का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या होता है, NV/2L। ठीक है, और इस वायर एल्यूमिनियम वाले वायर को देखो ध्यान से, इसका भी ये वाला एंड नोड है तो ये भी फिक्स एंड हो गया, और ये एंड भी कैसा है, फिक्स है। तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब मैं क्या माना हूँ, इसका mth हार्मोनिक माना हूँ, तो Fm विल बी इक्वल टू m इंटू V/2 इंटू L। अब यहाँ पर मैं V1 L1 लिख देता हूँ, V2 L2 लिख लेता हूँ।
स्टील के लिए मैं 1 यूज़ कर रहा हूँ और एल्यूमिनियम के लिए मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब चूंकि अपने को दिया हुआ है कि ट्यूनिंग फोक तो एक ही है ना यार, तो ऑब्वियसली ये और ये फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। इसका मतलब NV1/2L1 इज इक्वल टू MV2/2L2। अभी क्या क्या कट जाएगा देखते हैं। ये 2 और 2 तो कट ही जाएगा, है ना। अब मैं n की वैल्यू तो भाई हमें नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, n की वैल्यू नहीं पता। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, है ना। एंड V1 की वैल्यू क्या होती है, टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी का अंडर रूट, तो T अपॉन म्यू। अब म्यू कितना है, D इंटू ए, डेंसिटी इंटू एरिया। तो स्टील के केस में डेंसिटी हमारे पास है 7.8 और एरिया कितना है 1, है ना। तो म्यू की जगह मैं सीधा लिख सकता हूँ D1 यानी कि 7.8 ग्राम पर सीसी में है, तो उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो ये एरिया हो गया, सॉरी डेंसिटी हो गई, और एरिया कितना है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। उसको ऐसा यूनिट में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये आ गया n इंटू V1 आ गया डिवाइडेड बाय L। L कितना है 80 सेंटीमीटर, है ना। तो 80 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.8 मीटर। तो ये वाली चीज़ ये आ गई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। हाँ, इसकी बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा M और V2 कितना हो जाएगा भाई, अगेन टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द सेकेंड वायर, यानी कि एल्यूमिनियम वाला वायर। उसकी लीनियर मास डेंसिटी निकालने के लिए मेरे को ये A2 इंटू D2 करना पड़ेगा, ये D2 है ना, A2 इंटू D2। तो 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू D2 हो जाएगा 2.6 इंटू 1000। अगेन दोनों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये चीज़ जो लिखी हुई है और ये चीज़ जो लिखी हुई है, सॉरी ये दोनों बराबर है। अच्छा एक मिनट यार, और छोटी सी गलती हो गई, डिवाइडेड बाय L भी है ना, डिवाइडेड बाय L2 है। तो L2 कितना है 0.6 सेंटीमीटर, तो 0.6। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है और ये जो चीज़ लिखी हुई है दोनों बराबर है, ठीक है। तो अब मैं बाकी सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ। इन सबको मिटा दिया जाए, बस हमें अब इक्वेट कर देना इन दोनों चीज़ों को। तो दिस बराबर दिस, ठीक है। ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। अब इसमें 0.8 मीटर है ये और 0.6 मीटर है ना। काटूंगा तो क्या बन जाएगा 3 और 4, ठीक है। टेंशन तो भाई दोनों में 40 न्यूटन है, तो वो तो कट ही जाना है। 40 लिख के काटूँ चाहे बिना लिखे काटूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे देखो ये जो 3 इंटू 2.6 लिखा हुआ है वो 7.8 के बराबर होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 7.8 को अपन 3 इंटू 2.6 से सीधा काट दिए, और यहाँ पर एक 1000 भी लिखा हुआ था वो मिट गया है। इस 1000 को अपन इस 1000 से काट दिए, 10⁻6 को इधर 10⁻6 से काट दिए। क्या क्या बचा हमारे पास, n/4 इज इक्वल टू m/3, ठीक है। इसका मतलब n/m इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3। अभी सोचो n क्या है, फर्स्ट वायर की एक हार्मोनिक है, तो ऑब्वियसली वो एक इंटीजर होगा। m भी क्या है, सेकेंड वायर की एक हार्मोनिक है ना, mth हार्मोनिक, तो वो भी एक इंटीजर है। अब सवाल में अपने को ये पूछा है कि ट्यूनिंग फोक की मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो कि दोनों वायर में स्टैंडिंग वेव बने। तो भाई मिनिमम के लिए क्या, 4/3 को मैं 8/6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि n की वैल्यू 8 है और m की वैल्यू 6 है। लेकिन ये मिनिमम कहाँ है, फिर तो ये बढ़ गया ना, है ना, क्योंकि ये जो है वो nth फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना।
तो n की वैल्यू अगर 8 रखूँगा तो ऑब्वियसली ये बड़ा आएगा। तो हमें n और m दोनों की मिनिमम वैल्यू चाहिए, जो कि क्या है 4/3, है ना। तो इस चीज़ को मारते हैं गोली और सीधा अपन n/m की वैल्यू को लिख देते हैं 4/3। इससे n की वैल्यू 4 आ गई और m की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब पूछा है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये तो पता चल गया कि n की वैल्यू 4 है और m की वैल्यू 3 है, यानी कि फर्स्ट वायर अपने फोर्थ हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगा, सेकेंड वायर अपने थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट करेगा। फोर्थ हार्मोनिक मतलब क्या हो गया, 4 लूप। रस्सी जब दोनों एंड से फिक्स होती है तो nth हार्मोनिक मतलब होता है n नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, और सेकेंड वायर थर्ड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है तो यहाँ कितने लूप बनेंगे, 3 लूप बनेंगे। तो ऐसी कुछ स्टैंडिंग वेव अपने को दिखाई देगी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए या तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 रख लो, या तो फिर यहाँ पर n की वैल्यू को 4 रख लो, है ना। जब आप लोग ऐसा करोगे दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर अपन n की वैल्यू को 4 रख लिए, तो क्या आएगा, 4 इंटू t की वैल्यू है 40 अपॉन 7.8 इंटू 1000 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.8, है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 179 के आसपास आता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, 180 हर्ट्स, विच इज़ दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। 180 हर्ट्स इसका आंसर है। ठीक है, तो 180 हर्ट्स वाली मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज होनी चाहिए कि दोनों रस्सियों में स्टैंडिंग वेव बने। ठीक है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मेरा ऐसा मानना है। पर अगर अपन बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है, है ना। तो थैंक यू सो मच।